हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी अक्षर। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। हम लोग आज अब इस समय करने चल रहे हैं सेक्शन सी, वो भी हिंदी वाला पोर्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप 2022 यानी कि फिफ्थ वाले एनएसटी में ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो आज डियर स्टूडेंट्स आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सेट आपके हाथ में है और आप ए सेक्शन यानी कि आप रीजनिंग वाला, बी सेक्शन यानी कि मैथमेटिक्स और सी सेक्शन यानी कि हिंदी वाला टोटल 80 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके हाथ में है। और ये स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपके हाथ में 80 के 80 सॉल्यूशंस हैं तो आपको 80 आउट ऑफ 80 सारे के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखना चाहिए और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना चाहिए। तो चलिए, हिंदी में जो सबसे पहला, और हिंदी में सबको आपको पता ही है कि क्या होता है हिंदी के क्वेश्चंस में। हिंदी के क्वेश्चंस में आपको 1, 2, 3 और 4 ये 4 के 4 आपको गद्यांश दिए जाते हैं और इन चारों गद्यांशों को पढ़ के आपको उन्हीं में से आंसर देना होता है। तो आज चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला गद्यांश। सबसे पहला गद्यांश आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। चलिए आप सबसे पहले मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए इसको। ओके, देखिए क्या कह रहे हैं कि एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले बिल्ली के लिए बेच दिया। ओके, फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बागीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। ओके, उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। ओके, युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक तिहाई, है ना, एक एक मिठाई मिलेगी। देखते उन्होंने बगीचे के बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास बहुत सारे पैसे हो गए। देखो, अब ये वाला गद्यांश ये था अपना गद्यांश नंबर पहला। इस पहले वाले गद्यांश को आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा और मेरे ख्याल से आपको ये बात भी पता चल गई होगी कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है? वैसे आपको क्या करना है? आपको पहले दूसरे, है ना, तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ओके, चलिए। गरीब युवक के पास शुरुआत में केवल क्या था भाई? मरा हुआ चूहा, कि एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बैल? अरे भाई, उसके पास मरा हुआ चूहा था ना, तो इसमें पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक दिन बड़ी जोर की डाट डाट आई। क्या आई? बरसात आई कि आंधी आई कि पानी की फुहार? अरे भाई, आंधी आई। क्या आई? बरसात नहीं आई थी, आंधी आई थी। क्या आया था? आंधी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। तेज आंधी से राजा का बगीचा किससे भर गया? धूल से, घास से, टूटी टहनियों और पत्तियों से, कि कागजों से? अरे भाई, टूटी टहनियों और पत्तियों से, यानी कि इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। पत्ती और टहनी को इकट्ठा करने के बाद गरीब युवक ने बच्चों को करने के बदले गरीब युवक ने बच्चों को क्या देने का वादा किया? एक एक सिक्का, एक एक फल, एक एक खिलौना, एक एक मिठाई देने का वादा किया, यानी कि इसमें चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है? जंगल होता है कि उपवन होता है, खेत होता है, क्यारी होता है? जंगल तो भाई वो जंगल एक अलग चीज हो जाती है, खेत भी अलग हो जाता है, क्यारी भी अलग, तो इसका होगा उपवन, यानी कि बगीचा का क्या होगा? उपवन। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको इसमें 5 में 5 पक्का मिल गए होंगे, क्योंकि भाई इतना सिंपल क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा? एक छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, आप तो फिर भी बहुत बड़े हो गए हो। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला गद्यांश आपको पढ़ने में भी मजा आया होगा और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल लगे होंगे। तो देखो कितना आसान होता है ना यार, कि हिंदी में नंबर पाना बहुत आसान होता है। ओके,
नेक्स्ट यानी कि हम लोग गद्यांश नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है अपना गद्यांश नंबर दूसरा। दूसरे वाले गद्यांश को जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। ओके, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक दिन में एक बार देख सकते हैं। ओके, एक दिन में एक बार देख सकते हैं, एक दिन में नहीं, एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ओके, एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ओके, जब ये पूरा हो जाता है, पूरा जब फुल मून निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ओके, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह एक नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये गद्यांश आपने पढ़ा, कितना प्यारा गद्यांश था ना, कि इसमें आपको अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में बताया गया, इसमें आपको चांद सितारों के बारे में बताया गया। ओके, तो चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं, पूर्ण चंद्र वाली रात क्या कहलाती है? अरे भाई, ये पूर्णिमा कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। यहाँ पे देखो, यह लिखा है। ओके, पूर्णिमा कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाओ, अनुच्छेद में चमकते बिंदु किसे कहा गया है? भाई, तारों को कहा गया है। तारों के बारे में ही तो बताया गया है ना, कि तारे चमकते हुए बिंदुओं के समान जो है आपको दिखाई देते हैं। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, अलग अलग दिनों में चंद्रमा का आकार एक जैसा रहता है, अलग अलग होता है, सदैव बड़ा ही होता है, सदैव छोटा, तो अलग अलग होता है। क्या? अलग अलग, यानी कि इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा, इसमें आपका चौथा सही हो जाएगा, इसमें आपका चौथा सही हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो, कुछ तारे चंद्रमा के समान चमकते, कुछ तारे डाट डाट चंद्रमा के समान बिना टिमटिमाहट के। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिना टिमटिमाहट के कुछ तारे चंद्रमा के समान चमकते हैं, तो बिना टिमटिमाहट के, यानी कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद, पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद क्या आती है? अमावस्या आती है। यहाँ पे देखो जरा, ये अमावस्या आती है। तो पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद क्या आती है? अमावस्या, यानी कि इसमें पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें भी आपका पहला करेक्ट। तो ये जो गद्यांश वाला पोर्शन होता है, आप अगर एक बार आसानी से, अगर आप डियर स्टूडेंट्स सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, किसी भी गद्यांश को बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ते हैं, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी गद्यांश में। ओके, तो चलिए हम लोग लेते हैं गद्यांश नंबर 3। ओके, गद्यांश नंबर 3 वाले गद्यांश को सबसे पहले आप बहुत आसानी से पढ़िएगा, क्योंकि भाई जब आप किसी गद्यांश को जबरदस्त ढंग से पढ़ते हैं ना, तब उसके क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाते हैं। चलिए देखिए तो क्या करें। काका कालेश्वर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1885 ईस्वी में हुआ। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। महात्मा गांधी के अनन्य अनन्य माने कई अन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां और काका कालेश्वर समान रूप से याद किए जाते हैं। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट, है ना, के निकट सन्निधि में काका
के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। यानी कि ये पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में थी? काका कालेश्वर के बारे में थी। ओके, चलिए आ जाइए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। काका कालेश्वर का जन्म किस नगर में हुआ? काका कालेश्वर का जन्म किस नगर में हुआ, बताना जरा। तो सीतापुर, पुणे, सतारा, यहाँ पे लिखा है ऊपर। ऊपर आ जाइए अब आप आ जाइए, पेन हम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखो सतारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सतारा वाला, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राष्ट्रभाषा के प्रचार में काका कालेश्वर किस महापुरुष से मिले? किससे? भीमराव अम्बेडकर से, जवाहरलाल नेहरू से, गांधी जी से, सरदार पटेल से। महात्मा गांधी से। ओके, ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। महात्मा गांधी के अनुयायियों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे देखो, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम कहीं है क्या? यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खां, काका कालेश्वर, सीमांत गांधी, विनोबा भावे, ये लोग हैं। इसमें विनोबा भावे भी हैं, काका कालेश्वर हैं, अब्दुल गफ्फार खां, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी संग्रहालय स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, पटना में। तो यहाँ पे मुंबई में, यहाँ पे अरे नई दिल्ली में, जरा देखना ध्यान से कहाँ पे ये जानकारी आपको दी गई है। ये देखो नई दिल्ली में, गांधी आश्रम में, है ना, के पास ही गांधी संग्रहालय। तो कहाँ पे है गांधी संग्रहालय? नई दिल्ली में। ओके, ऐसे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अनन्य का अर्थ है, अनन्य माने अन्य, यहाँ पे दिया नहीं कि गांधी के अनन्य अनुयायियों, अनन्य माने अन्य अनुयायियों। तो इसमें हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, गद्यांश नंबर थर्ड में भी काफ़ी मज़ा आया। आइए आज इस एनएसटी का या इस पेपर का सबसे लास्ट गद्यांश, या यूं कह लो सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं, वो भी एक गद्यांश के माध्यम से। ये गद्यांश है अपना गद्यांश नंबर चौथा। ओके, गद्यांश नंबर चौथा सबसे पहले आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको आंसर देना रहेगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। ओके, बचपन इनका माता पिता, है ना, बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। ओके, इन्होंने कुरीतियों पर व्यंग किया है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई, यानी कि बहुत जबरदस्त ढंग से इन्होंने लिखा। बच्चन की प्रमुख कृतियां मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगिणी, यानी कि सभी कविता संग्रह हैं, और आत्मकथा की 4 खंड हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ठीक है, और 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये एक्चुअली ये जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, ये एक बहुत ही महान लेखक थे। उन्हीं के बारे में ये पूरा का पूरा गद्यांश आपको बताया गया है ना। अब आइए हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने बहुत आसानी से इस गद्यांश को पढ़ा है तो आपको कहीं भी कोई समस्या होने वाली बिल्कुल नहीं है। देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई ये सीधे ऊपर ही लिखा है, कहाँ पे? इलाहाबाद शहर में। तो यहाँ पे देखो इलाहाबाद में, यानी कि इसमें आंसर नंबर पहला हो जाएगा। ओके, कभी कभी आप क्या करिए ना कि क्वेश्चन को बहुत, सबसे पहले आप क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपको पहले आप क्वेश्चन देख लिया करिए, है ना, एक सरसरी निगाह से क्वेश्चन देख लिया करिए, फिर क्या किया करिए, फिर गद्यांश को पढ़ा करिए। उसमें फिर जहाँ जहाँ आपको दिख रहा हो वहाँ वहाँ पे टिक मारते चलिए। ओके, तो बच्चन की कविताएं किस प्रकार की हैं? सहज और संवेदनशील, उत्साह से भरी, श्रृंगार से भरी, नीरस। तो इसमें देखो, इसमें कहा गया है, कहाँ इन्होंने कई कृतियों पर काम किया था,
तो इनकी कविताओं के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही सहज और संवेदनशील थी। क्या थी? सहज और संवेदनशील। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सहज और संवेदनशील। यहाँ पे देखो बच्चन की कविताएं जो है सहज और संवेदनशील हैं। ओके, वैसे जी मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला जो है वो किसकी कृति है? तो अरे भाई हरिवंश राय बच्चन की। और किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? थर्ड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी ने ही क्या किया? मधुशाला की रचना की। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इनमें बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? बच्चन की आत्मकथा जो थी वो यहाँ पे देखिए, उनकी आत्मकथा की चार, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये हो जाएगी चौथा। ओके, तो इसमें फोर्थ नंबर जो होगा वो आपका होगा चौथा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, सहज यानी कि सहज का विपरीत अर्थक, तो सहज का क्या होगा? असहज होगा। सहज का क्या होगा? असहज होगा। तो ये चार के चारों गद्यांश आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किए, और मेरे ख्याल से अगर आपने बहुत ही मन लगा के इन सारे के सारे गद्यांशों को किया है तो इस गद्यांशों में आपके बहुत ही बेहतरीन नंबर भी आने वाले हैं। यानी कि इसमें अगर आप 20 आउट ऑफ 20 लाने के आपके बहुत ही गुड चांस हो जाएंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू आपका इस तरीके से मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक गुजारिश और करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अगर ये वाला सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करा करिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप उन सारी चीज़ों पे आप कमेंट जरूर डाल दिया करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में समस्या हो तब भी आप कमेंट डाल दिया कीजिए, वो सारे के सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप जहाँ कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन हाँ पढ़ाई आपकी बिंदास होती रहे, जबरदस्त होती रहे, इस बात का आप ख्याल करिए। ओके, चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।